जस्ट इमेजिन, तुम एक बहुत ही बेहतरीन स्नाइपर हो और आज तक तुमने बहुत से दुश्मनों को मौत के घाट उतारा है, पर एक मिशन के दौरान कुछ ऐसा हो गया कि अब तुम्हारी खुद की एजेंसी तुम्हारी जान के पीछे पड़ी है। इस कहानी की शुरुआत होती है जेम्स नाम के एक आदमी से, जो कि आर्मी का एक स्नाइपर है। पर पिछले कुछ दिनों से जेम्स अपने घर पर है, क्योंकि जब वो अफगानिस्तान में था तब उसके घुटने में काफी चोट आ गई थी और इसलिए सरकार ने उसे कुछ महीनों की छुट्टी दी ताकि जेम्स पूरी तरह से ठीक हो सके। अब जेम्स अपने घर आकर काफी खुश था और अपना सारा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिता रहा था। लेकिन एक दिन जेम्स के फोन पर एक मैसेज आया और उसे फौरन हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया। अब यहाँ जेम्स को पता चला कि सरकार ने उसे आर्मी से निकाल दिया है, क्योंकि जेम्स ने अपनी चोट को ठीक करने के लिए एक इलीगल स्टीरॉयड का इस्तेमाल किया था। यहाँ जेम्स ने इन्हें बताया कि वो स्टीरॉयड कोई ड्रग्स नहीं बल्कि कुछ दवाइयाँ थीं। लेकिन इन ऑफिसर्स ने जेम्स की बातों को मानने से इनकार कर दिया और उसके सस्पेंशन लेटर पर साइन कर दिया। अब चूंकि जेम्स अपने रिटायरमेंट से पहले ही सस्पेंड हो गया था, इसलिए अब उसे पेंशन भी नहीं मिलेगी। अब जब जेम्स की वाइफ को ये बात पता लगी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि फिलहाल इनके पास कोई सेविंग्स नहीं थी और जो पैसे इन्होंने बचा कर रखे थे वो सारे पैसे जेम्स के इलाज में खर्च हो गए। अब एक दिन जब जेम्स अपने घर पर काम कर रहा था तब उसकी वाइफ ने उसे बताया कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने अपनी जान ले ली है, क्योंकि सरकार ने उसे भी आर्मी से निकाल दिया था। अब यहाँ जेम्स की वाइफ काफी परेशान हो गई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जेम्स भी अपने साथ कुछ गलत न कर ले। इस पर जेम्स ने उसे समझाते हुए बोला कि मुझे मेरी फैमिली बहुत प्यारी है और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब अगले दिन जेम्स अपने दोस्त के फ्यूनरल में गया और यहाँ उसकी मुलाकात माइक नाम के एक दूसरे बंदे से हुई। दरअसल माइक भी इसका दोस्त है और किसी जमाने में वो आर्मी में इनका सीनियर हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों बाद ही सरकार ने बिना किसी रीजन के उसे भी आर्मी से बाहर निकाल दिया। अब फ्यूनरल के बाद माइक जेम्स को लेकर अपने घर गया और यहाँ माइक का घर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माइक के पास इतने पैसे आए कहाँ से। अब थोड़ी बातचीत के बाद माइक ने जेम्स को अपने घर खाने पर इनवाइट किया और उस शाम जेम्स अपनी पूरी फैमिली को लेकर माइक के घर चला गया। अब खाने के बाद जब माइक और जेम्स टीवी देख रहे थे तब माइक ने उसे बताया कि मैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता हूँ और वो कंपनी मुझे काफी अच्छी सैलरी देती है, लेकिन पैसों के साथ साथ मुझे इस काम में वो इज्जत मिलती है जो फौज ने हमें कभी नहीं दी। अब इन बातों को सुनने के बाद जेम्स ने माइक को अपनी प्रॉब्लम बताई और उससे बोला कि आर्मी ने मुझे भी नौकरी से निकाल दिया है और फिलहाल मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अब जेम्स की बातें सुनकर माइक को काफी दुख हुआ और इसलिए अगले दिन वो जेम्स को अपने बॉस से मिलवाने ले गया। इस बंदे का नाम रस्टी था और इसे जेम्स के बारे में पहले से पता था, इसलिए जब जेम्स ने उससे नौकरी के लिए पूछा तो इसने बिना कुछ सोचे उसे हाँ कर दिया। हालांकि रस्टी ने जेम्स को चेतावनी भी दी कि इस काम में बहुत ही ज्यादा रिस्क है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, और अगर तुम किसी मिशन के दौरान मारे गए तो तुम्हें कोई पेंशन या अवार्ड भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो तो मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें पैसों की दिक्कत तो कभी नहीं होगी। अब रस्टी ने माहौल को हल्का करते हुए बोला कि तुम डरो मत, हमारा काम बिल्कुल लीगल है और इस काम में हमारी सरकार भी शामिल है, इसलिए किसी भी मिशन के दौरान पुलिस तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। अब पूरी बात सुनने के बाद जेम्स ने इस काम के लिए हाँ कर दिया और यहाँ रस्टी ने उसे उसका पहला मिशन दिया। इस मिशन के दौरान जेम्स को 2 हफ्तों के लिए बर्लिन जाना था और एक बंदी की जासूसी करनी थी। अब उस रात जेम्स अपने घर पहुंचा और अपनी वाइफ को इस नौकरी के बारे में बताया। यहाँ जेम्स ने बोला कि ये कंपनी मुझे काफी अच्छे पैसे दे रही है, लेकिन काम के सिलसिले में मुझे 2 हफ्तों के लिए बर्लिन जाना होगा। अब ये सुनकर जेम्स की वाइफ ने उसे वहां जाने से मना किया, पर यहाँ जेम्स ने उसे शांत किया और अगले दिन बर्लिन के लिए रवाना हो गया। अब बर्लिन पहुंचकर वो एक खास होटल में रुका जो उसकी कंपनी ने उसके लिए बुक किया था। अब बर्लिन पहुंचने के कुछ घंटों बाद कार्डिया नाम की एक लेडी उससे मिलने पहुंची। दरअसल कार्डिया भी रस्टी के लिए काम करती है और अब वो जेम्स को इस मिशन की पूरी जानकारी देगी। यहाँ कार्डिया ने जेम्स को सलीम नाम के एक आदमी के बारे में बताया, जो कि एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है और आतंकवादियों के साथ मिलकर वो एक बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है, और अगर ये वेपन बनकर तैयार हो गया तो इससे बहुत से आम लोगों की जान जा सकती है। अब पूरी जानकारी मिलने के बाद जेम्स ने अपना सामान उठाया और इस मिशन के लिए निकल पड़ा। अब अगले कई दिनों तक उसने सलीम की हर एक मूवमेंट को ट्रैक किया और ये सारी जानकारी अपने हेडक्वार्टर्स में भेज दी। अब कुछ दिनों बाद कार्डिया ने जेम्स को मैसेज किया और उससे अपने हेडक्वार्टर्स में बुलाया। अब हेडक्वार्टर्स पहुंचने के बाद जेम्स की मुलाकात कार्डिया और माइक से हुई और यहाँ इनके साथ बॉबी नाम का एक दूसरा बंदा भी था। अब यहाँ माइक ने सभी को बताया कि सलीम बहुत जल्द उस बायोलॉजिकल वेपन को बनाकर तैयार कर लेगा और फिर वो उस वेपन को अलग अलग आतंकवादियों के ग्रुप्स को बेचेगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द सलीम को मारना होगा और उसके लैब में घुसकर इस वेपन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स और इसकी रिसर्च फाइल्स को चुराना होगा। हालांकि सलीम के लैब में घुसना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस लैब का सिक्योरिटी सिस्टम पास के एक पुलिस स्टेशन से कनेक्टेड है और अगर लैब में घुसते वक्त वहां का अलार्म बज गया तो कुछ ही मिनटों में पुलिस उस लैब को चारों तरफ से घेर लेगी। इसलिए माइक ने एक प्लान बनाया ताकि अगर बर्लिन की पुलिस इन्हें घेर भी ले तो ये लोग जंगल और सुरंग से होते हुए पुलिस की नजरों से दूर जा सके। अब पूरी प्लानिंग के बाद इन सभी ने अपनी अपनी बंदूकें उठाई और जंगल के रास्ते से होते हुए सलीम की लैब तक पहुंचे। अब यहाँ इन लोगों ने सभी गार्ड्स को मार डाला और लैब के अंदर घुसकर सलीम को ढूंढने लगे। इधर सलीम अपने ऑफिस में था कि तभी जेम्स और उसके साथियों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। अब यहाँ माइक ने उस पर अपनी बंदूक तान दी और उससे उसका रिसर्च डेटा मांगा। इस पर सलीम ने कंप्यूटर की ओर इशारा किया और यहाँ बॉबी उन सारी फाइल्स को अपने हार्ड ड्राइव में कॉपी करने लगा।
इसके बाद माइक ने जेम्स को ऑर्डर दिया कि अब तुम सलीम को मार डालो। ये सुनकर सलीम काफी डर गया और जेम्स से अपने जान की भीख मांगने लगा। यहाँ उसने जेम्स से बोला कि मैं सिर्फ एक मामूली साइंटिस्ट हूँ जो अपनी रिसर्च से लाखों लोगों की जान बचाना चाहता है। हालांकि जेम्स को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो सलीम को मारने की तैयारी करने लगा। अब यहाँ सलीम ने उसे बताया कि मेरे बैंक के वॉल्ट में एक ड्राइव मौजूद है और उस ड्राइव के अंदर मेरी रिसर्च का सारा डेटा मौजूद है, लेकिन उस वॉल्ट को केवल मेरी वाइफ ही खोल सकती है। इसलिए अगर आज मैं मारा गया तो तुम उस ड्राइव को निकाल लेना ताकि तुम्हें मेरी सच्चाई का पता लग सके, और तुम पूरी कोशिश करना कि वो ड्राइव किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। हालांकि इन बातों को सुनने के बाद भी जेम्स को उस पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने सलीम को जहर से भरा एक इंजेक्शन लगा दिया और इस जहर के चलते अगले कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। अब सारा डेटा कॉपी होने के बाद इन लोगों ने इस लैब में आग लगा दी और चुपचाप यहाँ से निकलने लगे। पर तभी बर्लिन की पुलिस भी यहाँ पहुंच गई और इन पर गोलियों की बारिश कर दी। अब इस गोलीबारी के दौरान बॉबी और कार्डिया की मौत हो गई और एक गोली माइक के पैर में लग गई। अब ये देखकर जेम्स ने माइक को अपने कंधे पर उठाया और उसे लेकर जंगल में भाग गया। अब प्लान बी के मुताबिक ये दोनों एक सुरंग के अंदर छुप गए और फिर जेम्स ने माइक के पैर से वो गोली निकाली। अब गोली लगने के चलते माइक के पैर से काफी खून बह चुका था और फिलहाल उसकी हालत काफी खराब थी, इसलिए जेम्स ने फटाफट से माइक को अपना खून दिया और अब धीरे धीरे माइक की हालत ठीक होने लगी। अब अगली सुबह तक माइक बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसलिए इन दोनों ने बेस पर लौटने का फैसला किया। पर तभी अचानक से जेम्स के घुटने का दर्द इतना बढ़ गया कि वो बेचारा ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसलिए जेम्स ने माइक को यहाँ से जाने को कहा ताकि वो जल्द से जल्द उस हार्ड ड्राइव को रस्टी तक पहुंचा सके। यहाँ जेम्स ने बोला कि तुम मेरी फिक्र मत करो, जैसे ही मेरा दर्द थोड़ा कम होगा मैं भी बेस पर वापस लौट आऊंगा। अब चूंकि माइक के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने जेम्स को यहीं छोड़ दिया और उस हार्ड ड्राइव को लेकर यहाँ से चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने जेम्स को एक होटल का पता दिया और उससे बोला कि जब तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो जाए तो तुम इस होटल में चले जाना और रस्टी को ये हार्ड ड्राइव देने के बाद मैं तुम्हें उस होटल में लेने आऊंगा। और इतना कहकर माइक यहाँ से चला गया। अब कुछ घंटों बाद जब जेम्स का दर्द थोड़ा कम हुआ तो वो माइक के बताए उस होटल में पहुंचा। अब इस कमरे के अंदर जेम्स को एक नकली पासपोर्ट और माइक का एक नोट मिला और इस नोट में माइक ने बताया था कि वो अगले 6-7 घंटों में उसे लेने आएगा। अब अगले कई घंटों तक जेम्स माइक का इंतजार करता रहा, पर 6 घंटे बीतने के बाद भी जब माइक उसे लेने नहीं पहुंचा तब जेम्स को उस पर शक होने लगा, इसलिए वो इस होटल को छोड़कर जाने लगा और रस्टी को फोन करके उससे माइक के बारे में पूछा। इस पर रस्टी ने उसे बताया कि माइक अब तक मेरे पास पहुंचा ही नहीं। यहाँ रस्टी ने बोला कि शायद किसी ने हमारा प्लान लीक कर दिया था और इसलिए पुलिस हमारे पीछे पड़ी थी और शायद उन लोगों ने माइक को भी मार दिया है। इसके बाद रस्टी ने जेम्स से बोला कि तुम मुझे अपनी लोकेशन बताओ ताकि मेरे आदमी तुम्हें सेफली पिक कर सकें। हालांकि जेम्स ने रस्टी को अपना एड्रेस नहीं दिया क्योंकि अब उसे रस्टी पर शक होने लगा था और उसे लग रहा था कि शायद रस्टी ने ही माइक को मार दिया है। अब यहाँ रस्टी गुस्से से लाल हो गया और अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि वो जेम्स को जान से मार डालें। अब कुछ घंटों बाद रस्टी के लोगों ने जेम्स को ढूंढ लिया और उस पर गोलियों की बारिश कर दी। अब अपनी जान बचाने के लिए जेम्स पास की एक नदी में कूद गया और एक सुरंग से होते हुए यहाँ से भागने लगा। इधर रस्टी के लोगों ने भी इसका पीछा किया, पर यहाँ जेम्स एक एक करके इन सभी को मारता गया। अब काफी धुनाई के बाद उसने एक गुंडे से पूछा कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है। इस पर इस बंदे ने बताया कि रस्टी ने हमें ऑर्डर्स दिए थे कि हम तुम्हें जान से मार डालें। अब ये सुनकर जेम्स को पूरा यकीन हो गया कि रस्टी ने माइक को मार डाला है, इसलिए इस गुंडे को मारने के बाद जेम्स ने इसका फोन उठाया और रस्टी को एक मैसेज भेज दिया ताकि रस्टी को लगे कि उसके लोगों ने जेम्स को मार दिया है। अब इन लोगों को मारने के बाद जेम्स एक अंडरग्राउंड स्टेशन में पहुंचा और एक कोने में बैठकर आराम करने लगा। अभी जेम्स इन ख्यालों में डूबा ही था कि तभी उसे सलीम की वो बात याद आई। दरअसल सलीम ने उसे बताया था कि उसने अपनी रिसर्च का सारा डेटा एक वॉल्ट के अंदर छुपा रखा है और वो वॉल्ट केवल उसकी वाइफ ही खोल सकती है। इसलिए अगले दिन जेम्स सलीम के घर पहुंचा और उसकी वाइफ से उस वॉल्ट को खोलने को कहा। यहाँ जेम्स ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने उस वॉल्ट को नहीं खोला तो मैं तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा। अब सलीम की वाइफ के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो जेम्स को लेकर बैंक में गई और उस वॉल्ट को खोलकर वो सारा डेटा जेम्स को दे दिया। अब वो डेटा मिलते ही जेम्स ने उसके बच्चों को छोड़ दिया और फटाफट से उन फाइल्स को चेक किया। अब यहाँ ये खुलासा हुआ कि सलीम एक बहुत ही ईमानदार साइंटिस्ट था और वो एक ऐसी दवाई बना रहा था जो दुनिया की हर एक बीमारी को ठीक कर सकती है। दरअसल सलीम का मकसद था उन लोगों को ये दवाई फ्री में देना जो लोग खतरनाक बीमारियों से पीड़ित हैं। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनीज ने सलीम के इस फॉर्मूले को खरीदने की कोशिश की, लेकिन जब सलीम ने इस फॉर्मूले को बेचने से इनकार कर दिया तब उन लोगों ने रस्टी की कंपनी को सलीम को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब इन बातों को जानने के बाद जेम्स को यह एहसास हुआ कि रस्टी एक बहुत ही घटिया आदमी है, क्योंकि वो सलीम की सच्चाई जानता था पर फिर भी उसने जेम्स से झूठ बोलकर उसका मर्डर करवाया। इसके बाद जेम्स अमेरिका वापस आया और सीधा माइक के घर पहुंचा ताकि वो माइक की वाइफ को उसकी मौत की खबर दे सके। पर यहाँ माइक को जिंदा देखकर जेम्स पूरी तरह से हैरान हो गया और अब उसे लग रहा था कि माइक और रस्टी ने मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया था। इसलिए अगले दिन जेम्स चुपचाप से माइक का पीछा करने लगा ताकि वो माइक का असली प्लान जान सके। हालांकि थोड़ी देर बाद ही माइक को यह एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने जेम्स के ऊपर हमला कर दिया और उस पर अपनी बंदूक तान दी। अब जब जेम्स ने अपना हेलमेट निकाला तब माइक उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि रस्टी ने उसे बताया था कि बर्लिन की पुलिस ने जेम्स को मार दिया है।
और इसलिए वो जेम्स को लेने उस होटल में नहीं पहुंचा क्योंकि उसे लग रहा था कि जेम्स अब मर चुका है। अब इन बातों को सुनकर जेम्स गुस्से से लाल हो गया और माइक पर अपनी बंदूक तान दी। यहाँ उसने माइक से बोला कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि सलीम कोई आतंकवादी नहीं बल्कि एक ईमानदार साइंटिस्ट था, और आज तुम्हारे और रस्टी के चलते मैंने एक बेगुनाह इंसान की जान ले ली। अब यहाँ माइक ने उसे शांत करते हुए बोला कि तुम अगले कुछ दिनों तक घर मत जाना, क्योंकि अगर रस्टी को पता चला कि तुम अभी भी जिंदा हो तो वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी मार देगा। अब यहाँ जेम्स को समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिर वो करे तो करे क्या, लेकिन काफी सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि अब वो रस्टी को जान से मार देगा। अब यहाँ जेम्स माइक की गाड़ी की डिग्गी में छुप गया और फिर माइक उसे लेकर रस्टी के अड्डे पर चला गया। इसके बाद माइक गाड़ी से बाहर निकला और अचानक से रस्टी के लोगों पर हमला कर दिया। इधर जेम्स भी डिग्गी से बाहर आ गया और एक एक करके रस्टी के लोगों को मारता गया। अब यहाँ रस्टी ने अपने सिक्योरिटी कैमरास में इन दोनों को देख लिया और वो भी इन पर गोलियां बरसाने लगा। अब इसी बीच माइक और रस्टी आमने सामने आ गए और यहाँ इन दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी। अब ये देखकर जेम्स फटाफट से घर के अंदर गया और बिना कुछ पूछे रस्टी को गोली मार दी। इसके बाद वो माइक के पास पहुंचा और उसे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो हॉस्पिटल पहुंच पाते माइक ने बीच रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। अब ये देखकर जेम्स को काफी दुख हुआ क्योंकि उसने अपने एक और दोस्त को खो दिया था। अब अगली सुबह जेम्स ने माइक समेत इस पूरी गाड़ी में आग लगा दी ताकि पुलिस को माइक और उसके खिलाफ कोई सबूत न मिले। इसके बाद जेम्स अपने घर पहुंचा और दूर बैठकर अपनी फैमिली को देखने लगा। दरअसल अब जेम्स रस्टी के डर से आजाद था और इस मिशन के लिए उसे जो पैसे मिले थे उन पैसों की मदद से उसने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की।